हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, इसमें हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज उसका 3rd चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने पहले के 2 चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं देखे हैं तो आप वो भी हमारे चैनल पर डल रखे हैं, प्लीज जाके पहले उन्हें देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। सबसे पहले इलेक्शन होते क्या है, व्हाट आर इलेक्शंस। तो मैं आपको बताती हूँ। इलेक्शंस आर अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर अ पॉपुलेशन चूजेस an individual or multiple individuals to hold public office। तो इलेक्शन वो एक प्रोसेस होता है जिसमें डिसीजन लिया जाता है कि कौन मतलब ऑफिस होल्ड करेगा, मतलब सरकार कौन चलाएगा, पूरा देश कौन चलाएगा, ये कौन चूज करता है। हमारे देश की पॉपुलेशन चूज करती है कि कौन चलाएगा देश को। ये डिसीजन लेने को ही हम इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अगर आपको स्पीड धीरे लग रही हो तो आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको 1.5x या जितने पे करके देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्शन आपको समझ आ गया होगा। इलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें डिसीजन लिया जाता है कि देश को चलाएगा कौन। ठीक है, फिर लिंक विद डेमोक्रेसी। इसका डेमोक्रेसी के साथ क्या रिलेशन है, इलेक्शन का डेमोक्रेसी के साथ रिलेशन क्या है। इलेक्शन आर द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मतलब जो भी देश आजाद होता है वहां पे इलेक्शन कराए जाते हैं, क्योंकि जो भी देश लोकतंत्र होता है तो उसमें ये होता है लोक शासन करेंगे। अब लोक शासन करेंगे तो हर चीज पे डिसीजन लेने लोग तो बैठेंगे नहीं, तो लोगों की जगह कौन करता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोग शासन करते हैं, नेता वगैरह शासन करते हैं, लेकिन उनको चुनता कौन है, लोग ही चुनते हैं। तो डेमोक्रेटी मतलब कोई भी देश अगर डेमोक्रेटिक है तो वहां पे इलेक्शन होता ही होता है। इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज सिटीजन्स कैन नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेकिंग एवरी डिसीजन। तो बड़ी बड़ी जो सोसाइटी होती है वहां पे हर डिसीजन लेने के लिए सारे लोग एक साथ बैठ नहीं सकते, इसीलिए वहां पे कुछ लोगों को चुन लिया जाता है जो पूरी सरकार चलाते हैं। ठीक है, therefore they elect representatives to make laws and govern on their behalf। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को बिठा देते हैं नेता बना के कि भाई ये हमारे देश का शासन चलाएंगे, हम तो अपना डेली का काम करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे। दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज नोन एज एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इस टाइप की डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है। क्योंकि हम अपने देश पे शासन कैसे चला रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से चला रहे हैं, किसी और को हम लोग दे दे रहे हैं वो काम और वो काम कर रहा है हमारी बदली, है ना। जैसे हम देश की सरकार को चुनते हैं, सरकार वो काम हमारी बदली सारे डिसीजंस लेती है, तो हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाती है। तो चलिए आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्शन क्या होता है और उसका रिलेशन डेमोक्रेसी के साथ क्या होता है, कि लोग खुद नहीं लेते सारे डिसीजन, किसी एक को चुन लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं डिसीजंस लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो हमारे डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं उसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, मतलब कि जितने भी बच्चे हैं, पहले 21 साल था, पहले 1989 में ये चेंज किया गया था। मैं बताती हूँ आपको, देखो 1989 से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा गया था कि 21 ईयर्स के जितने भी लोग हैं, 21 ईयर्स के, चाहे वो लड़का है लड़की है चाहे कोई भी है, वो क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। ठीक है, उसको राइट टू वोट है। लेकिन 1989 के बाद ये चीज चेंज कर दी गई और कहा गया कि 18 साल के जितने भी लोग हो जाते हैं उनको क्या दिया जाएगा, राइट टू वोट का अधिकार दिया जाएगा। 18 साल के जितने भी लोग हो गए हैं उनको, चाहे वो लड़का है लड़की है कोई भी है, बस देश का नागरिक होना चाहिए, उसे वोट करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। ठीक है, उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स, तो मतलब हमारी जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं इसमें क्या होता है, 5 साल के इंटरवल्स दिए जाते हैं कि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स मतलब बीच बीच में गैप दिया जाता है। ठीक है,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि कोई एक पार्टी जीत गई है तो वही जीतती जाएगी। हमारे इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है, बस उसके लिए वो एलिजिबल होना चाहिए कि वो देश का नागरिक होना चाहिए। जितनी एज चाहिए 25 ईयर्स होती है आई थिंक, उतनी एज होगी तो वो कैंडिडेट क्या बन सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, कहीं का भी हो, आप भी हो सकते हो, आप उतनी एज के हो जाओ तो ठीक है। तो इसमें ये होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, ये नहीं कि एक ही बंदे की चलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारा इलेक्शन सिस्टम्स इन इंडिया। इलेक्शन सिस्टम इंडिया में क्या है, सब दो टाइप के इलेक्शन सिस्टम होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक एफपीटीपी होते हैं जो हमारे इंडिया में है, एक होता है पीआर भी हम आगे पढ़ने वाले, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इंडिया में एफपीटीपी है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जो सबसे पहला आया वही जीता। मैं सिंपल बताती हूँ आपको, व्हाट इज एफपीटीपी। In the first past the post system or plurality system, the entire country is divided into a number of smaller geographical units called constituencies. तो हमारे पूरे देश को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। तो हमारे देश को आज के टाइम पे आई थिंक 543 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इतने पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर जगह, और ये किस हिसाब से डिवाइड किया जाता है, वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से कि इतने में इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब यहाँ पे क्या बनाई जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी। तो हमारे भारत में इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। फिर क्या किया जाता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को क्या करा जाता है, चुना जाता है ना। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से क्या किया जाएगा, एक मेंबर को चुना जाएगा जिसने सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स ले रखे हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मतलब जैसे क्लास में फर्स्ट आने का क्राइटेरिया क्या होता है, क्लास में फर्स्ट आने का क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी बच्चे के 460 नंबर है तो आपके अगर 461 नंबर आ गए तो आप फर्स्ट आ जाओगे, है ना। तो इसमें भी यही सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि किसी का अगर एक नंबर भी ज्यादा है, एक वोट भी ज्यादा है और सबसे, तो वो जीत जाता है, ठीक है, समझे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का सिंपल मतलब यही है कि पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है, इलेक्शन होता है और वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। उसके बाद जो एक भी नंबर से जीत गया वो क्या हो जाता है, विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। समझ गए होंगे, ठीक है। वाई डिड द इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम। अब भारत ने एफपीटीपी सिस्टम क्यों अपना रखा है, बताओ, है ना। सबसे पहले सिंप्लिसिटी, ये बहुत आसान है। मतलब जैसे हमारे भारत जब आजाद हुआ था तो भारत में अनपढ़ लोग ज्यादा थे, ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी में ये आ जाता है कि एफपीटीपी सिस्टम ना हर कोई आसानी से समझ जाता था, भारत का हर नागरिक आसानी से समझ जाता था कि एफपीटीपी है क्या। वो समझ जाता था कि भाई इसको वोट ज्यादा मिला है, एक भी वोट ज्यादा मिला है इसलिए ये जीता है, ठीक है। तो ये सिंपल था, क्लियर चॉइस, मतलब इनसे ये मतलब प्रॉपर हो जाता था कि भाई एक भी नंबर जिसका ज्यादा आया है वो जीत गया, ठीक है, एक भी वोट जिसका ज्यादा है वो क्लियर हो जाता था, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मतलब अब वो बंदा जीत गया है, 461 जिसके वोट आए हैं, मान लो 461 जिसके वोट आए हैं वो जीत गया है, ठीक है। तो वो अकाउंटेबल है, मतलब वो पूरी देश की जनता के प्रति क्या है, मतलब वहां पे जहाँ पे वो शासन करेगा वो उनके प्रति जवाबदेह है। वो कुछ भी करेगा तो लोग उससे पूछ सकते हैं कि भाई हमने तुम्हें चुना है तो तुमने ऐसा क्यों किया। वो अकाउंटेबल होता है, वो जवाबदेह होता है, ठीक है। अभी आप आगे और अच्छे से पढ़ोगे कि मतलब एफपीटीपी के बाद आप पीआर समझ लोगे, फिर हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, तब आप समझोगे कि इससे इसका क्या इफेक्ट होता है ज्यादा अच्छे से, ठीक है। इसमें स्टेबल गवर्नमेंट होती है, मतलब कि 461 जिसके वोट आए हैं उसको दे दिया गया है पूरा शासन कि भाई तुम्हें चलाना है, तुम जीत गए हो, तुम्हें चलाना है। तो इसकी 5 साल तक शासन रहेगा, इनकी गवर्नमेंट 5 साल तक रहेगी। तो गवर्नमेंट क्या है, स्टेबल है, बदल नहीं रही बार बार, ठीक है। तो इनके ये याद कर लेना कि इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, ये क्लियर हो जाता है, इसमें अकाउंटेबल होते हैं, स्टेबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा पीआर सिस्टम है। अब इसे अच्छे से समझ लेना प्लीज, ठीक है। तो व्हाट इज पीआर सिस्टम? इन अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, पार्टीज गेट सीट्स इन लेजिस्लेचर इन proportion to the votes they receive.
अब इसमें क्या है, जैसे मान लो 100 सीट्स हैं, ठीक है, इसमें 100 सीट्स हैं, अगर 50 किसी बंदे को मिली हैं, 100 वोट्स हैं, 50 किसी को मिले हैं, 40 किसी को मिले हैं, 9 किसी को मिले हैं, 1 किसी को मिला है, तो इसमें ये नहीं होगा कि भाई 50 वाला जीत गया, इसमें यही होगा कि 50% ये चलाएगा देश, 40% सीट इसे मिलेगी, 9% इसे मिलेगी, 1% इसे मिलेगी, ऐसे बांट दिया जाता है पीआर सिस्टम में। पीआर सिस्टम में ये नहीं है कि ये फर्स्ट आया तो भाई इसे ही पूरा शासन दे दो, इसमें ये नहीं है भाई 40% वोट इसे मिले हैं तो ये भी देश चलाएगा, 9% इसे मिले हैं तो 9% सीट इसे भी मिलेगी, 1% इसे मिला है तो 1% सीट इसे भी मिलेगी लेजिस्लेचर में। मतलब हमारे जो कानून बनाने का प्रोसेस होता है उनमें इन सब का हक होगा, जितने परसेंट इन्हें सीट मिली है, जितने परसेंट वोट मिले हैं, समझे। उसमें क्या था, 1 नंबर से भी कोई जीत गया तो पूरा शासन उसी को दे दो, इसमें जितने परसेंट से जितने को मिला है उतना उतना ही मिलेगा सबको, ठीक है। हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है, लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अब लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी है मतलब एक देश बड़ा है, ठीक है, एक देश है, तो उसमें ये नहीं है कि भाई उसको और तोड़ा जाए, इसमें ऐसे नहीं करा जाता। इसमें क्या करा जाता है, बस पूरे देश को एक ही माना जाता है और वहां से लोगों को खड़ा किया जाता है और वहां पे जितने जितने परसेंट वोट जिस जिसको मिले हैं उसको उतनी उतनी सीट दे दी जाती है, ठीक है, इसमें तोड़ा नहीं जाता। और हमने एफपीटीपी में क्या पढ़ा था, उसमें तोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब वोटिंग फॉर पार्टीज, हमने एफपीटीपी में क्या पढ़ा था, एफपीटीपी में एक पर्सन के लिए मतलब एक नेता है उसके लिए वोट किया जाता है कि भाई हमें इसे नेता बनाना है। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या है, वोटिंग फॉर पार्टीज, इसमें पार्टी होती है एक, जैसे हमारी बीजेपी हो गई, हमारी कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ऐसे पार्टीज होती है ना, इसमें पार्टीज होती हैं अलग अलग, लोग नेता को वोट नहीं देते, इसमें पार्टीज को वोट दिया जाता है। अगर इस पार्टी को मान लो एक ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, ठीक है, ए पार्टी को 50% वोट मिले हैं और बी पार्टी को 40 वोट मिले हैं, ठीक है, तो ये पार्टी क्या करेगी, अपने जो इनके अंदर 50 बेस्ट नेता हैं इनको शासन करने के लिए भेज देगी। इस पार्टी में से क्या होगा, 40 बेस्ट नेता को भेज दिया जाएगा शासन करने के लिए। तो इसमें पार्टीज को वोट दिया जाता है, एक पर्सन को नहीं, ठीक है। सीट एलोकेशन इसमें होता है कि सीट उसी हिसाब से दी जाती है जिस हिसाब से आपको वोट मिले, ठीक है। 50 वोट मिले हैं तो 50% ही सीट मिलेगी, 40% वोट मिले हैं तो 40% सीट मिलेगी, 1% वोट मिला है तो 1% ही सीट मिलेगी, पर मिलेगी, एफपीटीपी की तरह नहीं है, ठीक है। वेयर इट इज यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में भी ये जो है प्रोसेस यूज होता है, लेकिन हमारे जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं इसमें नहीं होता। हमारे भारत के जो इंडिया यूजेज अ लिमिटेड एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पीआर सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड विधान परिषद। तो इंडिया भी इस चीज का यूज करता है, बट हमारे देश की सरकार को जो हम लोग वोट देते हैं उनके लिए यूज नहीं करता। इंडिया में ये यूज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए और विधान परिषद के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए ये वाला प्रोसेस यूज होता है। प्लीज ये याद कर लेना, अगर पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा रिप्रेजेंटेशन का यूज होता है प्रोसेस, तो आपको एफपीटीपी लिखना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में, विधान परिषद के इलेक्शन में कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो उसमें पीआर सिस्टम यूज होता है, ठीक है। तो इसमें जितने परसेंट वोट मिले हैं उतने परसेंट सीट मिल जाती है। और उसमें क्या होता है एफपीटीपी में कि भाई जो जीता सारे वोट उसी को दे दो, सारी सीट उसी को दे दो, उसमें ये होता है। चलो अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो आपको थोड़ा और इजी लगेगा, ठीक है। इसमें यही 2 मेन चीज है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस ये 2 चीज आपने समझ लेना, समझ लो सब हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, सेकंड हमारा पीआर सिस्टम है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, स्मॉल होती है, इसमें बांटा जाता है, एक मेंबर्स होता है, एक मेंबर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मतलब पूरे देश को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से बहुत सारे लोगों को लिया जाता है, मतलब जितने परसेंट सीट मिली है जिस जिसको
उतने उतने लोगों को लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें वोटिंग किसके लिए होती है, एक कैंडिडेट के लिए होती है, इसमें किसके लिए होती है, एक पार्टी के लिए होती है, ठीक है। इसमें विनिंग क्राइटेरिया क्या होता है, जिसने हाईएस्ट वोट ले लिए वो जीत जाता है। इसमें जितने वोट मिले हैं उस हिसाब से उस बंदे को शेयर मिलता है सीट्स में, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कौन बनाती है, यूजुअली लीड्स टू स्टेबल। इसमें क्या होती है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है, सिंगल पार्टी ही रूल करती है कि भाई जिसके ज्यादा नंबर है वो फर्स्ट आ गया और वही शासन चलाएगा, स्टेबल होती है, 5 साल तक वही चलाएगा, ठीक है। ऑफन रिजल्ट इन कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब भाई आधे लोग इस पार्टी के हैं, आधे लोग इस पार्टी के हैं, कुछ इस पार्टी के हैं, कुछ इस पार्टी के हैं। पीआर सिस्टम में यही हो रहा है ना, यही हो रहा है कि 50% इसके हैं, 40 इसके हैं, 9 इसके हैं, 1 इसके हैं। तो भाई अलग अलग पार्टी के लोग हैं, है ना। तो कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही है, मतलब एक पार्टी की सरकार नहीं चल रही है, अलग अलग पार्टी के अलग अलग मेंबर बैठे हैं सारे के सारे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मे नॉट बी फेयर टू स्मॉलर पार्टीज। लेकिन स्मॉलर पार्टीज को यहाँ पे क्या मिलता है, फेयर इलेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि जो बड़ी पार्टी है भाई वो तो जीत जाएंगी, उनको एक वोट भी ज्यादा मिल गया तो वो जीत जाएंगी। यहाँ पे इनको छोटी पार्टी को क्या मिलता है, अपना वो अधिकार जमाने का हक नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे स्मॉलर पार्टीज को भी थोड़ा क्या मिलता है, हक मिल जाता है, क्योंकि उनको अगर 1% भी वोट आए हैं तो वो क्या करेंगे, 1% सीट से वहां पे लेजिस्लेचर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये इंडिया में होता है। टीपी सिस्टम इंडिया में होता है लोकसभा के लिए इलेक्शन के लिए, और स्टेट असेंबली के इलेक्शन के लिए, और यूके में भी होता है, ठीक है। और पीआर सिस्टम इजराइल में होता है और नीदरलैंड में होता है। प्लीज ये वाली टेबल जो है पूरी लिख लेना अच्छे से, ये आता है एग्जाम में। टोटल मैंने सब कुछ बता दिया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मेरे पूरे हो गए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ सकता है, प्लीज इसे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब जो हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं, अब एक देश है, देश के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं, तो उसके अंदर रिजर्वेशन भी किया जाता है। अब रिजर्वेशन क्या होता है आप बोलोगे, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो वाई रिजर्वेशन, टू इंश्योर दैट marginalized and weaker sections of the society, specifically scheduled caste and scheduled tribes, get fair and adequate representation in the legislature। तो जो वीकर लोग हैं हमारी सोसाइटी के, जो नीचे लोग हैं, जैसे एससी और एसटी लोग, जो हमारी सोसाइटी के नीचे लोग हैं, वो मतलब पहले के टाइम पे उन पे बहुत जुल्म हुआ था, तो उनको थोड़ा इक्वल अधिकार देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ी सी सीट उनके लिए रिजर्व करी जाती है। जैसे आप करते हो ना, स्कूल में जाओगे अपनी फ्रेंड्स के लिए बचा ली सीट, यहाँ पे भाई मेरी फ्रेंड ही बैठेगी। ऐसे ही सरकार भी करती है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये कर देती है कि भाई इतनी सीट कौन है, ये सिर्फ एससी लोग ही बैठेंगे, इतनी सीटों पे एसटी लोग ही बैठेंगे, इतनी सीटों पे वुमेन्स ही बैठेंगी। ऐसा ऐसा हमारी सरकार भी रिजर्व कर देती है, समझे। यही रिजर्वेशन होता है। हाउ डज इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है। डिलिमिटेशन कमीशन, एन इंडिपेंडेंट बॉडी आइडेंटिफाइज कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद अ हायर पॉपुलेशन ऑफ एससी एंड एसटी एंड रिजर्व्स देम। तो एक कमीशन है, हमारे सरकार का एक कमीशन है, उसमें डेलिमिटेशन कमीशन है, वो क्या करती है, पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखती हैं, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एससी लोग और एसटी लोग ज्यादा होते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या कर देती हैं कि भाई ये वाली रिजर्व है, यहाँ पे कौन खड़ा होगा, यहाँ पे लीडर के रूप में कोई एससी बंदा ही खड़ा होगा, यहाँ पे लीडर के रूप में कोई एसटी बंदा ही खड़ा होगा, वो ऐसा कर देते हैं, ठीक है। इन अ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली इंडिविजुअल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, बट ऑल वोटर्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट। सभी लोग उसमें वोट देंगे एक बंदे के लिए, लेकिन वो उसी कम्युनिटी का होना चाहिए, मतलब वो एससी ही होना चाहिए या एसटी ही होना चाहिए, समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बांट रखा है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हमारे इलेक्शन वगैरह होते हैं, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसमें एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे रखी है। तो अभी के टाइम पे 84 सीट रिजर्व कर रखी है एससी लोगों के लिए, और 47 सीट रिजर्व कर रखी है एसटी लोगों के लिए लोकसभा के इलेक्शन में,
याद रखना। 84 सीट एससी लोगों के लिए, 47 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब एसटी लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब देखो, अब इलेक्शन तो हो रहे हैं देश में, लेकिन इलेक्शन करा कौन रहा है? अच्छे से हो रहे हैं, साफ सुथरे तरीके से हो रहे हैं। मतलब ये है कि कहीं ये तो नहीं हो रहा कि भाई किसी पार्टी को बिना बात के ही वोट डाल दिए जा रहे हैं, अपनी मर्जी से ही लोगों ने दिया नहीं तब भी वोट डाल दिए जा रहे हैं। तो फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए हमारी सरकार ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इलेक्शन कमीशन बना रखी है, जो क्या है, फुल्ली इंडिपेंडेंट है। मतलब किसी भी सरकार का उस पर कोई शासन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो सारा काम खुद से करती है। ये नहीं कि भाई किसी, अगर सरकार का शासन होता तो सरकार क्या कहती, भाई इलेक्शन कमीशन के लोगों को कहती सरकार कि भाई हमें ही जिताना है इस बार भी, वरना ना मैं तुम्हें गिरा दूंगा। ऐसा होता है, ऐसा ना हो, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, ताकि ये स्वतंत्रता से अपना काम निष्पक्ष रूप से, बिना भेदभाव किए, जो जिसको जनता वोट दे रही है उसी को नेता बनाया जाए। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखा गया है। Article 324 of the Indian Constitution provides for an independent election commission to ensure free and fair election। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए आर्टिकल 324 में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाई गई थी। ठीक है, अब कंपोजिशन, इसमें कौन कौन होता है? हमारी इलेक्शन कमीशन है जो, उसके अंदर कौन कौन होता है? सबसे पहले, द इलेक्शन कमीशन कैन बी अ सिंगल मेंबर और अ मल्टी मेंबर बॉडी। तो हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो एक सिंगल मेंबर की भी हो सकती है और मल्टी मेंबर की भी हो सकती है। इसमें सबसे पहले द चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बहुत सारे अदर कमिश्नर्स भी होते हैं। इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट इनको चुनता है कि भाई इलेक्शन कमीशन, भाई बहुत बड़ी चीज है कि पूरा देश चलाया जा रहा है, उसको इलेक्शन कराया जा रहा है, तो वो कौन करा रहा है, एकदम देख परख के करना पड़ता है सब कुछ। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे हेड होते हैं, उनके साथ अदर कमिश्नर्स भी होते हैं। इन सबको कौन चुनेगा? हमारे देश के प्रेसिडेंट जी चुनेंगे। ठीक है, अब की फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के काम क्या क्या होते हैं देख लो, ये भी आते हैं एग्जाम में। ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, प्लीज नोट कर लेना कि इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं। और सबसे पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? उनका नाम था सुकुमार सेन। प्लीज याद रख लेना, ये आता है सुकुमार सेन, स्लाइड में मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो अब की फंक्शंस, इनके काम क्या होते हैं इलेक्शन कमीशन के, ये भी आते हैं। प्रिपेयरिंग एंड अपडेटिंग द इलेक्टर रोल्स। ठीक है, वोटर लिस्ट मतलब जितने लोग वोट देने वाले हैं इस बार इलेक्शन में, उनकी पूरी लिस्ट तैयार करना इनका काम होता है। कि किसकी डेथ हो गई है, भाई पिछली बार किसी ने दिया होगा, भाई हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो, तो उनका नाम हटाना, और क्या पता कोई बंदा अब 18 साल का हो गया तो उसका नाम ऐड करना। तो ये सारी करके लिस्ट बनाने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। सुपरवाइजिंग द इंटायर इलेक्शन प्रोसेस, पूरा इलेक्शन का प्रोसेस देखना कि कैसे कैसे इलेक्शन होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, सब कुछ देखना। इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कैसे कैसे पुलिस वगैरह की कहाँ कहाँ पे ड्यूटी होगी, क्या क्या कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ वो लोग यहाँ देखेंगे। रिकॉग्नाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटिंग सिंबल्स, अब कौन कौन सी पार्टीज इस बार खड़ी होने वाली हैं इलेक्शंस में, ये सब कुछ तय करना, उनकी एक लिस्ट तैयार करना कि हाँ भाई ये पार्टी ये पार्टी ये पार्टी ये पार्टी, इसके ये नेता है ये नेता है ये नेता है, ये सब कुछ कौन तय करता है? ये इलेक्शन कमीशन तय करता है। फिर कंडक्टिंग इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी यही कराते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन यही कराते हैं, पार्लियामेंट के जितने इलेक्शन है यही कराते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के जितने इलेक्शन है ये सब कुछ यही लोग कराते हैं। तो चलिए आगे, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब हमारा भारत जब आजाद हुआ था तब नियम कानून बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तभी इलेक्शन से रिलेटेड भी जितनी भी चीज थी वो सब कुछ लिखी गई थी उसमें। तो अब टाइम के साथ कुछ तो रिफॉर्म मांगा जाएगा, लोगों ने कुछ मांगा है, किस वजह से मांगा है? नीड फॉर द रिफॉर्म
क्योंकि कई चीज ऐसी हो गई है, क्रिमिनल्स बढ़ गए हैं, है ना, पॉलिटिकल मतलब जो लीडर्स हो गए हैं वो खराब हो गए हैं, या कास्ट रिलीजन के लिए कोई मांग है, तो इन सारी वजह से थोड़े बहुत रिफॉर्म मांगे गए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म लोगों के द्वारा इतने सालों में कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें करने के लिए क्या क्या मांगे गए हैं, ये भी कि कौन कौन से रिफॉर्म्स मांगे गए हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ। अ शिफ्ट, ये लास्ट टॉपिक है, टेंशन मत लो। ठीक है, अ शिफ्ट फ्रॉम द FPTP सिस्टम टू अ फॉर्म ऑफ PR सिस्टम टू इंश्योर फेयरर रिप्रेजेंटेशन। तो लोग क्या कहते हैं, FPTP सिस्टम से PR सिस्टम पे आ जाओ। लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को ये बोला है कि भाई FPTP सिस्टम से PR सिस्टम पे शिफ्ट कर लो, ताकि भाई जितना रिप्रेजेंटेशन है उतना सबको मिले। 50 है, 40 है, 9 है, 1 है, जितना भी जिसके पास है उतनी उसके सीट मिले। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिक्टर लॉज टू कर्ब द रोल ऑफ द मनी इन इलेक्शन। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे इलेक्शन के टाइम पे लोगों को पैसा देने लग जाते हैं, है ना, देखा है ना आपने कि पार्टीज वगैरह क्या होती हैं, आती है इलेक्शन से पहले गलियों वगैरह में घूमती हैं कि हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेजर्स टू प्रिवेंट कैंडिडेट विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स फ्रॉम कंटेस्टिंग। और ये लोगों के द्वारा बोला गया है कि कोई भी अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है कैंडिडेट, तो भाई उसकी हिस्ट्री देख लो, कहीं वो क्रिमिनल वगैरह तो नहीं है। अगर वो क्रिमिनल है तो उसको अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो खड़ा हो सके इलेक्शन में। ठीक है, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू फंक्शन इन द ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर। और सभी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पार्टी इलेक्शन में खड़ी हो रही है, सबको बोलो कि भाई कुछ छुप छुपा के मत करो कांड, है ना, जो भी कर रहे हो जनता के सामने करो, जनता के लिए कर रहे हो जनता के सामने करो, सब कुछ सामने आमने सामने होना चाहिए, डेमोक्रेटिक मैनर में होना चाहिए, कुछ भी छुप छुपा के नहीं होना चाहिए। ठीक है, proposals for ensuring at least 1/3 representation for women in parliament and state assemblies। तो वुमेन्स के लिए लोगों ने क्या मांगा है कि वुमेन के लिए क्या होना चाहिए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन रिजर्व करना चाहिए। लोगों ने बोला है कि रिजर्व होना चाहिए 1/3 पार्ट, मतलब 1/3 पार्ट रिजर्व होना चाहिए पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में। जैसे SC और ST के लिए रिजर्व है ना, जितनी जितनी सीटें हैं, जैसे 47 इनके लिए और इनके लिए कितनी थी आप बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जितनी जितनी सीटें थी वैसे ही 1/3 सीटें किसके लिए होनी चाहिए, रिजर्व पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में वुमेन के लिए होनी चाहिए। ये लोगों ने मांग करी है, प्लीज ये सारी मांगे याद कर लेना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, चैप्टर समझ आ गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप अच्छे से पढ़ाई करके और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें।